हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने 10th स्टैंडर्ड का लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने जो प्रोसेसेस देखे थे, 8 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस देखे थे, उसमें हमने नंबर 1 प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लिया था। हमने ये कहा था कि न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस में इटसेल्फ 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। खाने को इनटेक करना, इंजेशन, उसे बड़े से छोटे में तोड़ना, डाइजेशन, तीसरा उसको एब्जॉर्ब करना ब्लड में, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन के बाद वो वैसे भी सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट जाता है। चौथा कि जो भी एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ फूड ब्लड से होकर सेल में गया है, उस सेल से क्या करना है, पर वो एनर्जी लेनी है। बिकॉज द मोटो या द टारगेट ऑफ इनटेक फूड इज टू डिराइव एनर्जी। तो फूड के इंजेक्शन से ले लिया, तोड़ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमें क्या है, उस सेल के अंदर जो फूड रखा हुआ है उसे एनर्जी को क्या करना है, डिराइव करना, एनर्जी को लेना है, जिससे कि हम आगे की लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाए। पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उस एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से, और फाइनली जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर है, आप उससे क्या है, बॉडी से आपको निकाल देना है, मतलब इंजेशन कर जाना है। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन ले लिया, सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ ली। उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशन नंबर 1 पे आता है, मतलब एक्चुअली इट इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो जो नंबर 1 पे आएगा वो कहीं ना कहीं बाकी लाइफ प्रोसेसेस से भी इंटरलिंक्ड रहेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और उन्हें मदद करेगा उनके काम करने में। तो न्यूट्रिशन को इसलिए हमने यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशिया में भी पढ़ा, और मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। लास्ट टाइम क्या देखा था कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किसका कंपोज्ड होता है, एलिमेंटरी कैनाल का। किसका कंपोज्ड होता है, एलिमेंटरी कैनाल का। या कह सकते हैं कि चूंकि हमारे जो ह्यूमन बींग्स में सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ऑर्गन्स का इंटर रिलेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, तो उसके हिसाब से जो न्यूट्रिशन करवा रहा है उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम लोगों ने वेरियस पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। माउथ एंड ओरल कैविटी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड ग्लैंड्स पढ़ लिए थे। फिर हमने फेरिंग्स और ईसोफेगस पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि भाई फेरिंग्स एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स ऐसी चीज है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड को भी पास होने देती है और एयर को भी पास होने देती है। फूड पाइप ईसोफेगस में चला जाता है, और विंड फेरिंग्स से होकर विंड पाइप ट्रेकिया में चली जाती है। तो ट्रेकिया का काम हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, यहां हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने कहा कि फेरिंग्स से फूड ईसोफेगस में चला गया। फेरिंग्स भी एक सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब है, ईसोफेगस भी एक सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब है। क्यों? क्योंकि देखो ईसोफेगस में मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। रिदमिक मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर ऑटोमेटिकली फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। तो ईसोफेगस में जो मसल्स हैं उनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उसके कारण जो फूड माउथ को फेरिंग्स को क्रॉस करके ईसोफेगस में आया है उसको और फॉरवर्ड करके पहुंचाना है। तो इस जो टिपिकल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स को, जो कि ईसोफेगस में है, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विद इन द ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इतना हो गया था। फिर मैंने बोला कि ईसोफेगस जे शेप्ड। ईसोफेगस किसमें खुलता है? पेट में, स्टमक में। बोलते ना भूख लग रही है, पेट खाली हो गया, भूख लग रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, जब स्टमक में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, किसी भी किस्म का फूड ईसोफेगस से स्टमक में एंटर नहीं करा हुआ है, तब उसकी टिपिकल शेप जे शेप दिखती है। कैसे दिखती है? बिल्कुल जे की तरह। पर जैसे ही आपने कोई फूड इनटेक किया, स्टमक क्या है, फिल्ड अप हो गया, उसकी शेप कन्वर्ट हो जाती है टिपिकली यू में, क्योंकि फूल गया ना, तो जे क्या हो गया, यू में कन्वर्ट हो गया। तो when you are empty stomach, the typical shape is J shape, and the stomach gets filled with food, then this J shape converted to typical U shaped.
ठीक है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम होता है पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है, देखो मैंने कहा था कि स्टमक एक लैटिन टर्म से डिराइव होता है जिसको बोलते हैं गैस्टर। अब देखो स्टमक एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर रहा है। हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन में जब सिक्रीशन की पावर आ जाती है, कुछ भरने की पावर आ जाती है, तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ग्लैंड कहते हैं। तो स्टमक से रिलेटेड जो चीजें पड़ी हुई हैं या उनके जो सेल्स में सिक्रीशन की पावर है, भाई पावर ऑफ सिक्रीशन किसमें होगी, सेल में ही होगी ना, सेल में ही होगी। तो सेल ने मान लो कुछ सिक्रीट किया, कुछ एंजाइम सिक्रीट किया, तो उसको एक ओवरऑल टर्म में गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। मतलब स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो मैटर बना रहे हैं उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, ये स्टमक के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है। लास्ट टाइम क्या चल रहा था, लास्ट टाइम स्टमक चल रहा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या क्या मिलेगा, इस गैस्ट्रिक जूस में आपको HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इस गैस्ट्रिक जूस का मीडियम क्या करेगा, 7 से नीचे रखेगा, उसको हमेशा एसिडिक मीडियम में बना के रखेगा। जब मीडियम एसिडिक मिलेगा तो हर एंजाइम एक पर्टिकुलर pH और टेम्परेचर पे काम करता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्योंकि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स ही करवा सकता है। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप किसी भी तरीके का फूड डाइजेस्ट नहीं करवा सकते हो। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम होता है, फैट के लिए अलग होता है, प्रोटीन के लिए अलग होता है। ठीक है, तो पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करेगा और स्टमक के अंदर जब तक HCl है तब तक मीडियम एसिडिक बना रहेगा। पेप्सिन किसका डाइजेशन कराता है, प्रोटीन का। पेप्सिन किसका डाइजेशन कराता है, प्रोटीन का। माउथ में ग्लैंड थे, सलाइवरी ग्लैंड, वो सिक्रीट कर रहे थे सलाइवरी अमाइलेज। कहीं पर एज आएगा, कहीं पे सिन आएगा, कहीं पे एज आएगा, कहीं पे सिन आएगा। वेनेवर जब भी ऐसे सफिक्स आते हैं एज और इन, एज और सिन, दैट मीन्स आप एंजाइम की बात कर रहे हो, तोड़ने, काटने, लाइसिस की बात कर रहे हो। ठीक है, म्यूकस क्यों होता है, म्यूकस एक लुब्रिकेटिंग स्टिकी गीली है ना, ऐसे जैसे बोले कि मॉइस्ट लेयर है जो स्टमक की वॉल को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है HCl से। HCl बहुत एसिडिक है, HCl क्या है, बहुत एसिडिक है। उसके अफेक्ट से आपकी स्टमक वॉल क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। क्योंकि जब आपका फूड स्टमक में आता है तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या होता है, मिलता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। तो आगे बढ़ने का मतलब है कि स्टमक एक मस्कुलर बैग है, दैट मीन्स उसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है और उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से फूड डाइजेस्ट होकर स्टमक से क्या होता है, आगे जाके बढ़ जाता है। ठीक है, तो HCl make the medium gastric juice acidic, pepsin used for digestion of protein and mucus is a lubricating sticky protective layer। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो इसके साथ अगर हम बात करें तो स्टमक का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टमक के बाद हम लोगों ने इंटेस्टाइन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था, इंटेस्टाइन स्टार्ट किया था। देखो इंटेस्टाइन में हमारे पास 2 पार्ट्स थे, ये मैंने आपको कल लिखा दिया था। अब यहीं से हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 2 पार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर लिख लिया, इधर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि ये इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है। ठीक है,
ये क्या है, डायमेंशंस और मेजरमेंट के वाइज से काफी बड़ा है, मतलब है लार्ज, पर इसका अरेंजमेंट क्या ऐसे दबा हुआ कॉइल की तरह लगता है। देखो हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि कोई 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल थी, मान लो किसी की हाइट बहुत छोटी है, क्या हम सोच सकते हैं कि हर पर्सन की हाइट 9 मीटर होगी, उसको फीट के हिसाब से देखा जाए? तो क्या छोटे लोगों में या जो बिल्कुल बोने होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल की आप डाल ही नहीं सकते? अगर एलिमेंट्री कैनाल नहीं डालोगे तो हाउ विल यू प्रोसीड द लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन? मर जाओगे, खाना ही नहीं खाओगे तो कैसे जीवित रहोगे? तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है, उसकी लेंथ जरूर 9 मीटर की है, लेकिन उसकी विड्थ क्या है, वेरीड करती है। विड्थ क्या है, वेरीड करती है। तो वेरीड करने में क्या होता है, जैसे पहले तो माउथ आ गया, छोटा सा ओपनिंग पोर, फिर थोड़ा सा फेरिंग्स आ गया, फिर लंबा इसोफेगस आ गया, फिर स्टोमक आ गया घूमकर जे शेप, फिर क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा बड़ा पड़ रहा होगा, बॉडी उसको नहीं एकोमोडेट कर पा रही होगी, तो वो क्या कर गया, कॉइलिंग हो गई। कॉइलिंग की वजह से अपीयरेंस क्या आता है, छोटा सा, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, पर मेजरमेंट वाइज ये लार्ज होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, इसका जस्ट अपोजिट है कि नाम लार्ज है पर मेजरमेंट वाइज वो स्मॉल होता है, पर उसका अरेंजमेंट क्या है, सीकम है, बड़ा सा कोलोन होता है, रेक्टम होता है, तो जैसा दिखता है वैसे हम उसका नाम दे देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इनिशियल और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली लार्ज, डायमेंशनली लार्ज but appears small, but appears small, ठीक है। अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंपोज्ड ऑफ 3 मेन स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स, कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। पहला क्या है, डियोडिनम, दूसरा है जेजुनम। इसकी ट्रिक बताई थी ना मैंने, डीजेआई अपन बोलते हैं शादियों में, डीजे आया उस हिसाब से डीजेआई, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी शेप कैसी होती है, यहां पर बनाए, ये क्या होता है, डियोडिनम होता है, सी शेप लेस कॉइल, फिर बीच का जेजुनम और आखिरी का इलियम। तो ये क्या है आपका डियोडिनम, बीच का आता है जेजुनम और फिर ये लास्ट का क्या आता है, इलियम। लास्ट का क्या आता है स्टूडेंट्स, इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में चलो धीरे धीरे क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन तीनों के ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो फंक्शन किसका होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। भाई आपके सिस्टम में अगर जो कंपोनेंट्स फंक्शन करेंगे ओवरऑल वो सिस्टम के लिए ही फंक्शन करेंगे, तो कंपोनेंट के इंडिविजुअल फंक्शन देखना या स्मॉल इंटेस्टाइन का ओवरऑल फंक्शन देखना, बात क्या है, बराबर है। लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी क्या है, नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले अपन थोड़ा सा डियोडिनम के बारे में पढ़ते हैं। इस सिस्टम को बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना आपको। डियोडिनम क्या है, इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज सी शेप्ड एंड कॉइलिंग क्या है, वेरी लेस कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग एक तरीके से होती ही नहीं है, एंड वेरी नेग्लिजिबल कॉइलिंग, एंड वेरी नेग्लिजिबल कॉइलिंग, ठीक है। यहां पर क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद आता है, ठीक है।
स्टमक से जो भी फूड पचाते, कोई स्टमक पूरी तरीके से फूड नहीं डाइजेस्ट करवा पाता है, स्टमक पूरी तरीके से फूड नहीं डाइजेस्ट करवा पाता है। तो जो बचा कुचा फूड है, मतलब जो आखिरी पड़ाव होता है डाइजेशन का या न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें डाइजेशन फिनिश भी होगा, देखो मैक्सिमम डाइजेशन भी वहीं होगा और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी वहीं से ही स्टार्ट होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी वहीं से ही स्टार्ट होगा। दैट मीन्स चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर डाइजेशन कराना है तो वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स, उसके खुद के एंजाइम्स तो खाना पचाते हैं, लेकिन मैंने साथ साथ में कहा था कि उससे रिलेटेड जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल के भी ग्लैंड्स होते हैं, वो भी अपने जो भी वॉटएवर सिक्रीशन वो सिक्रीट करेंगे, जिन्हें जूस बोलेंगे, वो क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को देना मतलब पहले डिओडिनम को देना, खाना पचा, फिर जेजुनम में गया, फिर खाना पचा, फिर फाइनली इलियम में गया और खाना पचा। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पूरा डाइजेशन खत्म करना है और डाइजेशन खत्म करके फूड को कॉम्प्लेक्स पार्ट से जो धीरे धीरे माउथ से लेके डाइजेस्ट होके आ रहा है, उसको फाइनली सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ के आपको ब्लड को एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हेयर मैक्सिमम, अब देखो तीनों में क्या एक ही काम होगा, हेयर मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स एंड लीड टू एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम डाइजेशन करवा दो, पूरा डाइजेस्ट करवा दो, फिर उसको एब्जॉर्ब करवा दो। ठीक है, एंड लीड टू एब्जॉर्प्शन, एंड लीड टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या है, इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते हैं, फिर देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक ओवरऑल पॉइंट्स लिख लेंगे जो कि फिर इन तीनों के लिए भी एप्लीकेबल है, पर पहले इन तीनों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला था डिओडिनम। फिर देखो यहां पर आ जाओ, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका जेजुनम। दूसरा क्या है आपका? जेजुनम। जेजुनम में कैसा है? देखो जेजुनम क्या है? जेजुनम है मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? बहुत हाईली कॉइल्ड है, कॉइल्ड होता है, बहुत सारी ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जेजुनम की कॉइलिंग क्या होती जाती है? होती जाती है, क्योंकि डायमेंशनली बड़ा है तो बॉडी में फिट भी तो करना पड़ेगा ना, तो बॉडी ने क्या करा? कॉइलिंग फॉर्म में फिट कर लिया। तो इट इज हाईली कॉइल्ड, इट इज हाईली कॉइल्ड। यहां पर भी क्या होगा? हेयर मैक्सिमम डाइजेशन occurs lead to absorption, lead to absorption। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन इलियम के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? इलियम के बारे में देखते हैं। इलियम क्या है? इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या है? मीडियम कॉइलिंग होती है। सबसे ज्यादा कॉइलिंग किसमें होगी? सबसे ज्यादा कॉइलिंग जेजुनम में होती है। सबसे ज्यादा कॉइलिंग किसमें होती है? जेजुनम में होती है। तीसरा क्या है? इलियम। तीसरा क्या है? इलियम। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स? इलियम। ठीक है, इलियम में क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या है?
इसमें कॉइलिंग कैसी होगी? देखो डिओडेनम में तो है ही नहीं, जेजुनम में मैक्सिमम है, इसमें क्या है? कॉइलिंग इज मीडियम, क्योंकि बिल्कुल एंड में आके खत्म होना है ना, बिल्कुल एंड में क्या है, आपको खत्म होना है, तो कॉइलिंग इज मीडियम। फंक्शन क्या होगा? हेयर मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स लीड टू एब्जॉर्प्शन, लीड टू एब्जॉर्प्शन। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो डाइजेशन का काम कौन करेगा और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स करेंगे। कौन करेंगे? प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स करेंगे। और एंजाइम्स का एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है? जूस कहलाता है। तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो क्या सिक्रीट करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। उस इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सक्कस एंटेरिकस। और उसके अंदर क्या है? देखो अब आपके पास देखो माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स थे, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का अधूरा डाइजेशन हुआ, फिर आपके प्रोटीन का भी जस्ट इनिशियलाइजेशन हुआ पर अधूरा ही हुआ। दैट मीन्स आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों के लिए एंजाइम्स चाहिए। जो फूड आ रहा है अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए भी भरपूर एंजाइम्स होने चाहिए, सिमिलरली फैट और प्रोटीन्स के लिए भी। अब हो सकता है देखो अब इसका भी एक रीजन हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी चलो अगर मैक्सिमम काम कर रहा है तो लिमिट तक एंजाइम्स प्रोवाइड कर पाएगा तीनों के लिए। इसलिए गॉड ने क्या प्रोविजन किया कि you take the rest enzymes for all carbohydrate, fats and lipids and proteins from liver as well as pancreas। इसलिए लिवर एंड पैंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन साथ में वो एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। लिवर के पास भी क्या है? देखो लिवर के पास मैं आपको लिवर जब बताऊंगी तब बताती हूं, अभी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बात यह है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट डाइजेशन करवाना है तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जनरली आप क्या है सफिक्स से पहचानोगे कि कौन से फूड को या कौन सा एंजाइम फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा। भाई आप ऐसे ही तो पहचानते हो ना कि जैसे जनरली अगर अमाइलेज लिखा है तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट पे जाएगा, लिपिड से वर्ड आता है लिपिड या फैट से लाइपेस, लिपिड या फैट से कौन सा वर्ड आता है? लाइपेस। और प्रोटीन को बचाने के लिए तो अलग अलग है जैसे कि पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इस तरीके से आपको नाम मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है इतने ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मैं आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट लिखाऊंगी जैसे इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल लाइपेस, ठीक है, या फिर प्रोटीन को करने के लिए तो इंटेस्टाइनल प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम, इस तरीके से नाम लिखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नामों के नहीं जाना है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन having glands, small intestine having glands called intestinal glands, secrete इंटेस्टाइनल जूस। जूस का कंपोजिशन क्या होगा? द वेरियस एंजाइम सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो वो उसका एंजाइम का कंपोजिशन क्या है कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन या ग्लैंड में वो बैठा है जो भी एंजाइम आप सिक्रीट करोगे उसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? जूस कहलाएगा। कोई लिक्विड मैटर में जूस पीते हो तो लिक्विड ही तो होता है ना, तो सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को और कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा टर्म बता रही हूं, आपके लेवल पे बताया नहीं जाता 10th में, नोन एज, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, तो आप इसके ऊपर नाम लिख लो हायर क्लासेस। क्या कहलाते हैं? सक्कस एंटेरिकस। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, अब इधर आ जाओ।
इंटेस्टाइनल, अब देखो ये जो पॉइंट लिखा रही हूं ना, ये आपकी डियोडिनम, जेजुनम और इलियम तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस containing all enzymes for digestion of, किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये तीन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड के लिए, जिसको आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, रेगुलर चाहिए। तो एंजाइम्स की देखो रेगुलर चाहिए तो रेगुलर डाइजेशन चाहिए, इसलिए इनके लिए एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी भी क्या है? ज्यादा चाहिए। फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक चीज लिख लो, फॉर कार्बोहाइड्रेट जनरली कैसा एंजाइम अवेलेबल होना चाहिए? देखो नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सलाइवा था मुंह के अंदर तो सलाइवरी अमाइलेस, पर इस तरीके से क्या है, आपके अभी स्टैंडर्ड में इतने नाम नहीं है एंजाइम्स के, तो आपको क्या है, एक ग्रुप पढ़ लो एंजाइम्स का। तो हायर क्लासेस में जहां जहां अमाइलेस होगा आपको समझ में आ जाएगा कि इस अमाइलेस की डाइजेस्टिव सिस्टम में इस ऑर्गन या ग्लैंड में अवेलेबिलिटी है और ये इस फूड पे एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेस ऑब्वियसली यहां तो नहीं होगा ना, तो लोकेशन के हिसाब से भी नाम पड़ेगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल अमाइलेस फॉर कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग, कार्बोहाइड्रेट का जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड में उसको क्या करना है? स्प्लिट करना है, तोड़ना है। फॉर लिपिड्स और फैट्स, तो इंटेस्टाइनल लाइपेस, इंटेस्टाइनल लाइपेस। फॉर प्रोटीन्स, देखो प्रोटीन्स में क्या है, यू हैव वेरियस कैटेगरीज, तो इसमें क्या है, देखो इसका क्या है, सफिक्स चेंज हो जाता है, जैसे कहीं पर ट्रिप्सिन आएगा, कहीं पर क्या आएगा, पैंक्रियाज में आप पढ़ोगे ट्रिप्सिन, तो आपके स्टमक में आया पेप्सिन, तो सिन जहां पर भी आएगा ना वहां पर प्रोटीन से रिलेटेड आप डाइजेशन की बात करोगे। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन से रिलेटेड स्प्लिट करने वाले हैं, तो प्रोटीन्स में क्या आएगा, इंटेस्टाइनल प्रोटीन splitting enzymes generally having suffix in, sin, suffix sin, suffix sin, ठीक है। दैट मीन्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग तीनों के फूड कंपोनेंट्स को पचाने के लिए क्या है, एंजाइम्स है। तो हो गया यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपने डाइजेशन तो करवा लिया, हाउ विल यू प्रोसीड एब्जॉर्प्शन? देखो एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए आपके पास शायद कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। भाई आपने स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम में बढ़िया तरीके से सब कुछ करवा लिया, ठीक है, लेकिन अब आप जो ये एब्जॉर्बेबल फूड आया है, मतलब हम ये कह सकते हैं इधर आया, ये पॉइंट पर इधर, हेयर फाइनल डाइजेशन of food, final digestion of food occurs by obtaining all variety of enzymes, by obtaining all variety of enzymes. That means इसका मतलब क्या होता है, now we finally get
simpler and absorbable form of food, absorbable form of food, that means which is ready for absorption, which is ready for absorption. स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट मैं आपको यहां नहीं बताऊंगी, एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट मैं आपको जब एब्जॉर्प्शन टॉपिक पढ़ाऊंगी ना वहां पर बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पर हिंट देने का कोई मतलब नहीं है जब अपने पास प्रॉपरली टॉपिक वहां अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट किया था और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से कवर अप कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड आपको लिवर और पैंक्रियास पढ़ाऊंगी और देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के बाद हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को क्या करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। देन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्रॉपरली हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय।